बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अना यूसुफ है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान में, खुसूसी तौर पर पंजाब में टूरिज़म के कौन कौन से ऐसे मौक़े मौजूद हैं और हुकूमत पंजाब टूरिज़म के फ़रोग के लिए क्या क्या इक़दाम कर रही है। कौन कौन सी पंजाब में ऐसी जगह हैं जो कि वर्थ सीन हैं, जहाँ पर आपको जाना चाहिए और ज़रूर जो है उनको विज़िट करना चाहिए। और साथ ही साथ हुकूमत पंजाब जो है वो टूरिज़म को लेकर किस तरह से इक़दाम करी और कौन कौन सी ऐसी नई चीज़ें एक्सप्लोर की जा रही हैं जो कि टूरिज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले वक्त में बहुत अहमियत रखती हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम खुसूसी तौर पर इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मैनेजिंग डायरेक्टर TDCP मौजूद हैं, आसिम रज़ा साहब, उन्हें अपने शो में वेलकम कहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। पंजाब में ख़ास तौर पर हमारे प्लेटफॉर्म से कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जो आप कहेंगे लोगों को कि लाजमी जाएँ, लाजमी देखें, और वहाँ पर अगर आप सियाहती एतबार से कहें तो रश रहता भी है और काबिल दीद जगह हैं जहाँ पर हुकूमत ने इक़दाम भी बहुत अच्छे किए? देखिए, मैं कहूँगा कि जी पतियाटा जाएं। पतियाटा के बीच में जो ऑलरेडी हमारी चेयर लिफ्ट और केबल कार सिस्टम है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, उसको बहुत इम्प्रूव किया है। वहाँ पे रहने की सहूलियात भी प्रोवाइड की हैं और वो बहुत बेहतर एक जगह है रहने के लिए। दूसरे नंबर पे कोटली सतियाँ के बीच में, जिस तरह मैंने पहले बताया कि रिजॉर्ट बन भी गया है, अवेलेबल है, वहाँ पे जाएं। उसके बाद में दराबी और कलर कहार, ये दो झीलें हैं चकवाल की। अच्छा। अगर ज़रा कोई दरमियाना सा मौसम आप इंजॉय करना चाहते हो, मसलन जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जिसके बीच में आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा ठंड आपको ना मिले, इवन जनवरी भी, तो ये वाली जगह बहुत अच्छी हैं। यहाँ पे झीलों के बिल्कुल ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने रिजॉर्ट जो है वो बनाए हुए हैं, ऑपरेशनल हैं। कलर कहार का ऑपरेशनल है, दराबी का 2 माह के अंदर ऑपरेशनल हो जाएगा। उसको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मजीद जो है वो रेनोवेट कर रही है। यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ जो हैं वो भी अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे जाया जा सकता है। इसी तरीके से छांगा मांगा लाहौर के बिल्कुल नज़दीक है, कोई 1 घंटे की मुसाफत है। अभी मैं गई नहीं, मैंने अपने बचपन में ही छांगा मांगा। नहीं, आप जरूर जाइए। अच्छा। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट भी काम कर रहा है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी काम कर रहा है, टूरिज्म डिपार्टमेंट भी काम कर रहा है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बहुत ज्यादा फोकस्ड है इसके ऊपर। यहाँ पे 1 या 2 रातें गुजारने के लिए, और आप बिल्कुल नेचर के दरमियान में रहना चाहते हो तो बहुत अच्छी जगह है। लाहौर के बिल्कुल नजदीक जल्लो है। जल्लो के बीच में एक हेरिटेज विलेज भी बन रहा है, एक रिजॉर्ट भी बन रहा है, फॉरेस्ट बेम्बू और ग्लैम्पिंग पॉड्स भी, बेम्बू हट्स और ग्लैम्पिंग पॉड्स जो हैं वो भी यहाँ पे लगाए जा रहे हैं जल्लो पार्क के बीच में। ये अवेलेबल हो जाएंगे कोई 6-7 माह के अंदर। यहाँ पे भी जाया जा सकता है। फिर अगर हम मजीद चले जाएं तो दरावड़ फोर्ट, अगर हम मतलब इस सराइकी बेल्ट में या सदर्न पंजाब के बीच में जाएं तो दरावड़ फोर्ट बड़ी खूबसूरत जगह है। और यहाँ पे TDCP का रिजॉर्ट भी है, गवर्नमेंट ने इसको इम्प्रूव भी किया है। अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब यहाँ पे एक सफारी भी शुरू करने के लिए जा रही है। यहाँ पे रहा जा सकता है, कोट मिठन के अंदर रहा जा सकता है। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के रिजॉर्ट से पूरे पंजाब के बीच में तमाम जगहों पर टूरिस्ट के लिए सहूलियात का ख्याल रखा गया है। जो बुनियादी सहूलियात होती है ना, कि आपको रिहाइश का प्रॉपर इंतजाम मिल जाएगा, वॉशरूम की सहूलत होगी, सफाई सुथराई के इंतजाम होगी, वो तो वैसे मैं अपने प्लेटफॉर्म से लोगों से भी गुजारिश करूँगी, क्योंकि खुद मेरा 1-2 दफ़ा जाना हुआ है। लोग जहाँ खाना खाते हैं वहीं पर रैपर्स फेंक दिए। इन चीज़ों का हमें भी ख्याल रखना है ना, हमारा मुल्क है, हमने इसको साफ़ सुथरा रखना है। बट जो बुनियादी सहूलियात होती हैं वो इंश्योर किया जाता है कि टूरिस्ट को मिले। देखिए, जहाँ जहाँ रिजॉर्ट्स ऑपरेशनल हैं वहाँ पे तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं और बड़े सस्ते और मुनासिब, सब्सिडाइज्ड यूं कह लें कि उस रेट के ऊपर अवेलेबल। अच्छा, इस पे चेक एंड बैलेंस रखा जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के प्रोजेक्ट्स हैं ना। ठीक है। अच्छा, बड़ी आपने एक दूसरी जो बात की कि लोगों की कुछ अपनी जिम्मेदारियां हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इस हवाले से भी एक प्रोग्राम जो है वो चलाया है, उसको टूरिज्म अवेयरनेस प्रोग्राम कहते हैं। उसके बीच में हमारी जो TDCP की जो टीम्स हैं ये पूरे पंजाब में स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, मीडिया के लोगों के पास जाती हैं, सेमिनार्स करती हैं और वहाँ पे जाके हम 3-4 बातें करते हैं 2 घंटे के सेमिनार में तमाम लोगों के साथ। एक तो ये कि सुनने वालों को बताया जाता है कि टूरिज्म की ज़िंदगी में क्या अहमियत है, उन्हें क्यों टूरिज्म पे जाना चाहिए मोबाइलों से निकल के, या इवन मोबाइलों को साथ लेके भी, लेकिन फिजिकली एक एक्टिविटी करना क्यों ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब क्या क्या कुछ कर रही है और पंजाब में टूरिज्म की कौन कौन सी डेस्टिनेशन हैं। यानी जो बातें आप पूछ रही हैं हम जा के सेमिनार्स में बताते हैं और बाकायदा दिखाते हैं कि जी देखिए ये डॉक्यूमेंट्रीज है, ये साइट वहाँ पे है, ये साइट वहाँ पे है, आप इस तरीके से जा सकते हैं। फिर तीसरे नंबर पे जो बात की जाती है वो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के ऊपर की जाती है। इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि एक टूरिस्ट को दौराने टूरिज्म क्या करना चाहिए कि उसकी अपनी जान महफूज रहे।
देखिए ना, लोग एक सेल्फी के चक्कर में, एक थोड़े से व्यू लेने के चक्कर में किस किस तरह की हरकतें करते हैं और नतीजतन जो है वो नुकसान उठाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो गुफ्तगू की जाती है, वीडियोस के जरिए उनको बताया जाता है, तस्वीर के जरिए समझाने की कोशिश की जाती है। फिर इस चीज़ के ऊपर बात की जाती है कि टूरिस्ट साइट की हिफाजत किस तरीके से है। देखिए ना, छोटी सी सिगरेट अगर आप जंगल के बीच में फेंक देंगे तो बाहर ये एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये पूरे का पूरा जंगल जला देगी, रिजॉर्ट जला देगी और कितने बड़े पैमाने पर नुकसान होगा। तो बाशऊर सयाहत को प्रमोट करने के लिए सीएम साहबा का हमारा ये विजन है, जिसको एसएम साहबा जो है मैडम मरीम औरंगजेब वो इम्प्लीमेंट कर रही हैं। और इसके लिए पूरे पंजाब में मेरा ख्याल है कि 100-125 से ज़्यादा अब तक सेमिनार्स पिछले 6-7 माह में जो वो मुनक़द की जा सकें। और हमारा जो टारगेट है वो ये है कि इसको हमने 500 तक लेके जाना है इंशाल्लाह ताला 1 साल के अंदर। सही, तो ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा जाए। अच्छा, अगर हम स्पेसिफिकली मैं लाहौर की बात करूँ तो आई डोंट नो, यहाँ साइट सीन बस मैंने बड़ी ज़बरदस्त देखी, फिर रंगीले रिक्शे थे, वो कुछ चीज़ें हैं जो लाहौर को मज़ीद खूबसूरत बना रही थी और लाहौरियों के लिए भी अट्रैक्शन का बाइस थी। इवन के बाहर से जो लोग आते थे वो भी ज़रूर अब कम हो गया है। नहीं जी, साइट सीइंग बस हमारी अभी भी मौजूद है। अच्छा। चलती है गर्मियों में, एक्चुअली वेदर चेंज की वजह से। वो एक्चुअली सर्दियों का प्रोडक्ट है। क्योंकि ज्यादातर वो ओपन एयर बसें हैं, अगरचे कि हमने एसी वाली भी उसके अंदर फैसिलिटी दी हुई है, लेकिन लोग छत के ऊपर बैठना और एंजॉय करना जो है वो पसंद करते हैं। रंगीले रिक्शे भी वहीं पे हैं, बल्कि मैंने आपको बताया कि रंगीले रिक्शे जहाँ चलते हैं वहाँ पे हम लाइट एंड साउंड शो शुरू करने के लिए जा रहे हैं। लाइट एंड साउंड शो बेसिकली यूँ समझ लीजिए कि आधे घंटे का ये एक प्रोग्राम है। किले का जो बड़ा आलमगीरी गेट है उसके ऊपर ये हुआ करेगा और उसके बीच में किला रंगों के जरिए, रोशनियों के जरिए, आवाज के जरिए पूरे लाहौर की अपनी हिस्ट्री बताएगा। आपको लगेगा जिस तरह किला खुद बात कर रहा है। अच्छा, इट्स टोटली यूनिक एंड डिफरेंट थिंग। ग्रेट। और लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है जो कि ये ऐड होने के लिए जा रही है। चलें जी, ये तो बहुत ज़बरदस्त है। सो यहाँ पर अगर हम स्पेसिफिकली लाहौर की मैं बात करूँ, मुझे वाइंड अप की तरफ भी जाना है। गैर मुल्की टूरिज़्म हमने देखा कि लोग बादशाही मस्जिद देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं बाहर से, अपने कैमरों में, मोबाइल फ़ोन में तस्वीरें। अब वहाँ पर हमें लगता है कि मज़ीद सहूलियात देनी है, टूरिज़्म के फ़रोग के लिए इक़दाम करने हैं। सो आपको लगता है कि ये प्लानिंग का हिस्सा है और चीज़ें साथ साथ चल भी रही हैं कि एटलीस्ट जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको मज़ीद फैसिलिटेट किया जाए? अच्छा, लाहौर इस लिहाज से ब्लेस्ड है कि हमारे पास यहाँ पे हर तरह का होटल, प्राइवेट सेक्टर एक्टिव है ना यहाँ पे। जी बिल्कुल। तो हर तरह का होटल और रेस्टोरेंट ऑलरेडी मौजूद है जहाँ पे लोग आके क़याम कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं। वो किसी भी मुआशी ब्रैकेट से उनका ताल्लुक हो तो उनको यहाँ पे फैसिलिटेशन मिल जाती है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी मजीद हरबंसपुरा के ऊपर एक प्राइवेट सेक्टर के थ्रू एक प्रोजेक्ट लेकर आ रही है। जिस तरह जल्लो का मैंने आपको पहले बताया कि वो इंशाल्लाह ताला जून तक मुकम्मल हो जाएगा, कमिंग जून तक। हरबंसपुरा के अंदर प्राइवेट सेक्टर के थ्रू एक प्रोजेक्ट लाया जा रहा है और जो एक यूँ समझ लें कि हेरिटेज विलेज टाइप चीज़ जो है बनाई जा रही है। वहाँ पर रहने की सहूलियात भी होंगी और यूथ हॉस्टल भी वहाँ पे अवेलेबल होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी इसके बीच में चिप इन कर रही है। चलिए जी, गुड लक कहना चाहेंगे इस हवाले से। मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? देखिए, मैसेज ये होगा कि हर देखने वाले को पाकिस्तान का मुस्बत इमेज प्रोजेक्ट करना है पूरी दुनिया के सामने। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज पाकिस्तानी। मतलब अगर हम पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो कुछ बुरा एटलीस्ट ना करें। पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है, जिसको नहीं यकीन वो घूम फिर के देखे। चंद पॉकेट्स, मतलब दुनिया की हर मुल्क के बीच में नेगेटिव पॉकेट्स होती हैं। पाकिस्तान के लोग अच्छे हैं, पाकिस्तान के लोग मोहब्बत देते हैं, इज्जत देते हैं, लुक आफ्टर करते हैं। जिसको शक है वो खुद घूमे फिरे और यही चीज़ जो है ये प्रोजेक्ट करें पूरी दुनिया। बहुत वेलकमिंग बिहेवियर, मेहमान नवाजी के लिहाज से आप देखें, लोग बहुत मोहब्बत करने वाले हैं पाकिस्तान। पूरी दुनिया के बीच में टूरिज़्म जो है ये तकरीबन कोई 1000 अरब डॉलर की मार्केट है। मतलब 1000 बिलियन डॉलर एक बहुत बड़ी रकम है। पाकिस्तान के बीच में इसका शेयर जो आता है तकरीबन कोई 1 अरब डॉलर से कम है। यानी कि टूरिज़्म से हम जो कमा रहे हैं सालाना ये 1 अरब डॉलर से कम है। 30 से 32 अरब डॉलर जो है वो इंडिया जनरेट कर रहा है टूरिज़्म के ज़रिए, क्योंकि $250 अमेरिका जो है वो जनरेट करता है। 1 अरब डॉलर मीन्स कि हम IMF से जो कर्जा लेते हैं एक साल में वो कोई 1-1.5 अरब डॉलर होता है। मैं सिर्फ बताने के लिए कि 1 अरब डॉलर कितनी बड़ी जो है वो रकम हो सकती है। अच्छा, फिर ग्लोबली जो टूरिस्ट फुटफॉल है, मतलब फ्रांस के बीच में 100 मिलियन से ज़्यादा सालाना टूरिस्ट जाता है। सबसे बड़ी जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो फ्रांस है पूरी दुनिया की जो है। 100 मिलियन से ज़्यादा लोग जाते हैं। फिर स्पेन है जिसके बीच में 92-93
मिलियन सालाना लोग जो है विजिट करते हैं। अच्छा, उसके बाद में यूएस है जिसमें 70, 71, 72, 73 मिलियन के करीब लोग जो है वो ट्रैवल करते हैं। चौथे पे टर्की है जिसमें कोई 64-65 मिलियन के करीब लोग सालाना जाते हैं। और उसके बाद में इटली आ जाता है जिसमें 57-58 है। पाकिस्तान के बीच में ये फिगर बिल्कुल जो है वो कम है। इंडिया में 15-16 मिलियन है और पाकिस्तान में ये कोई 2 मिलियन। पोटेंशियल नहीं है क्या? नहीं, पोटेंशियल है। ये इन तमाम फिगर से जो चीज़ मैंने आपको बताई वो बताई कि स्पेस कितना हमारे पास जो है वो मौजूद है। मतलब पाकिस्तान के लिए टूरिज़्म इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि पाकिस्तान अगर सिर्फ इस एक सेक्टर को टैप कर ले, सिर्फ एक सेक्टर को, तो देखिए ना कि कितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट की जा सकती हैं। और जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रॉब्लम है, मतलब दुनिया के 1000 अरब डॉलर में से हमने अपने लिए 1 या 2 अरब डॉलर मजीद जो है वो जनरेट करने हैं। और हम IMF के जो इस तरह का उनकी जो शराइत भी हैं और उनसे जो कर्जा लेना है उससे हमारी जो है वो जान छूट सकती है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टूरिज्म फॉर ओवरऑल पाकिस्तान। चलिए जी, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अब हमें नई नई चीज़ें फिर एक्सप्लोर करनी है ना, हमें इस तरह से उसको प्रेजेंट करना है कि लोगों के लिए अट्रैक्शन का बाइस बने। इसमें कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर करने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए, पाकिस्तान की अगर हम टूरिज्म पोटेंशियल की बात करें ना, और पंजाब की भी अगर हम करें, तो पूरी दुनिया में मसलन अगर आप यूरोप चले जाएं तो यूरोप बहुत सारे हवालों से, जो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वो मिलते जुलते एक जैसे हैं। डाइवर्सिटी बहुत सारे कम मुल्कों के हिस्से में आई है। देखिए, पाकिस्तान के बीच में अगर आप शुरू करें, हमारे पास नेचर है, गिलगित बल्तिस्तान नेचर से भरा पड़ा, और उसके पहाड़ है, मतलब नेचर में सबसे पहले पहाड़ है ना, बिल्कुल पहाड़ी इलाके, बुलंद चोटियां हैं, फिर KPK के पहाड़ हैं, फिर नीचे आ जाएं तो हमारे मरी के कोटी सतियां, ये पहाड़ी इलाके हैं। तो नेचर एक पूरी पीक के ऊपर है पाकिस्तान के बीच में और पंजाब के बीच में भी। अच्छा, दूसरी चीज़ झीलें हैं हमारे पास, वाटर बॉडीज हैं मुख्तलिफ तरह की। अच्छा, फिर हमारे पास कल्चर है, और कल्चर के बीच में डाइवर्सिटी है। हमारे खाने, हमारे लिबास, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अच्छा, फिर हमारे पास रिलीजन है, रिलीजियस साइट्स हैं। देखिए, सिखिज़म की, हिंदुइज़्म की, बुद्धिज़्म की, इनकी बर्थ प्लेसेस हमारे पास बहुत सारी यहाँ पे हैं। बाबा गुरु नानक की बर्थ प्लेस हमारे पास यहाँ पे है ननकाना साहब में। फिर जहाँ पे उनका विसाल हुआ वो करतारपुर के अंदर, वो हमारे पास है। हिंदू टेम्पल्स बड़े फेमस हमारे पास हैं। फिर बुद्धिस्ट साइट्स बहुत सारी हैं। फिर मुस्लिम श्राइन्स बहुत ज़्यादा हैं। तो पाकिस्तान हर लिहाज से यूँ समझ लें कि एक रिच कंट्री है, डाइवर्सिटी के लिहाज से और टूरिज्म के पोटेंशियल के हवाले से। सिर्फ एक चीज़ को जो प्रमोट करने की ज़रूरत है ना, जो प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत है, या यूँ समझ लें कि इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, आई स्टार्ट विद इट, वो ये कि हम पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करें। बिल्कुल, आपने ठीक बस देखिए, हमारे पास जो प्रॉब्लम आ जाता है रोड एक्सेसिबिलिटीज़ का कुछ जगहों के ऊपर, बिल्कुल, फिर मोबाइल फ़ोन और उसके जो सिग्नल्स हैं ना, ये बहुत सारी जगहों के ऊपर जो वो वीक है। वो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे यहाँ आता है, और दुनिया इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो काम कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बहुत काम कर रही है इसके ऊपर। वो भी हम डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने क्या क्या कुछ किया है। फिर दूसरी चीज़ है प्रोजेक्शन की, कि हम मतलब पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक महफूज मुल्क है जी। हमारे शहर महफूज हैं, हमारे देहात महफूज हैं, हमारी गलियाँ महफूज हैं। बाकी खाना जंगी, प्रॉब्लम्स, क्राइम दुनिया के हर मुल्क के अंदर होता है। अमेरिका क्राइम वाइज अगर आप देखें पाकिस्तान से ऊपर जो है वो जाता है, बिल्कुल उसका क्राइम रेट पाकिस्तान से ज़्यादा है। लेकिन हम प्रोजेक्ट नेगेटिव चीज़ों को शायद बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे उसकी वजह से जो एक इमेज पूरी दुनिया के बीच में पाकिस्तान का बना हुआ है, या बनाने की जो कोशिश की गई है, या हमारी यूँ समझ लें कि हमारी कम फहमी की वजह से बन गया, वो ये है कि पाकिस्तान टूरिज्म के हवाले से एक इनसिक्योर जो है वो मुल्क है। इसको चेंज करने की ज़रूरत है सर। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए, हम क्योंकि लाहौर में बैठे हैं, तो लाहौर अगर हम सकाफ़ती लिहाज से देखें, यहाँ पर मसाजिद, जिस तरह से आपने कहा कि बाबा गुरु नानक का यहाँ पे, और हम ओवरऑल देख लें तो यहाँ पर सिख यात्री भी आते हैं, टूरिस्ट यहाँ बहुत बड़ी तादाद में आते हैं, और आना जाना लगा ही रहता है। तो डू यू थिंक कि उस लिहाज से सहूलियात प्रोवाइड की जाती हैं और हम लाहौर में टूरिज़म को मज़ीद फ़रोग दे सकते हैं? देखिए, लाहौर तो ऑलरेडी एक हब है पंजाब के और पाकिस्तान के टूरिज़म का। अपनी तारीख़ी इमारत की वजह से हेरिटेज साइट्स हैं, रिलीजियस साइट्स हैं, फिर उसके बाद में कल्चर है, फिर फूड है, मतलब फूड के हवाले से भी इटसेल्फ, फिर मेडिकल टूरिज्म की आजकल बहुत ज़्यादा उसका रुझान है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। तो लाहौर के बीच में हॉस्पिटल्स भी हैं, लोग बाहर के इजला से, बाहर की जगहों से सिर्फ इलाज के लिए भी यहाँ पे आते हैं।
तो टूरिज्म की मुख्तलिफ शक्लें हैं ना, जिनमें से एक ये भी है। जी। तो लाहौर के बीच में मुख्तलिफ इस तरह की चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल हैं। कुछ चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बहुत तेज़ी के साथ कर भी रही है, जिस तरह वॉल सिटी के थ्रू जो हमारी पुरानी साइट्स हैं उनको रिस्टोर भी किया जा रहा है, उनको इम्प्रूव भी किया जा रहा है। हमारा पंजाब का जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसके ज़रिए बहुत सारी जो हमारी पुरानी साइट्स हैं उनको रेनोवेट किया जा रहा है, इम्प्रूव किया जा रहा है, उनको महफूज बनाया जा रहा है और उनको इस काबिल बनाया जा रहा है कि टूरिस्ट वहाँ पे आए। जैसे कामरान की बारादरी है, ये अभी 2 माह में तकरीबन इसका दोबारा इसकी इनागुरेशन जो है वो इंशाल्लाह ताला हो जाएगी। शाही किले के ऊपर लाइट एंड साउंड शो जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उसको स्टार्ट करने के लिए जा रही है सितंबर में इंशाल्लाह ताला। मैडम मरीम औरंगजेब साहबा खुद टूरिज्म की चूंकि मिनिस्टर वो हैं, तो वो एक एक चीज़ को खुद देख रही होती हैं बड़ा मेटिकुलसली और बड़ा माइन्यूटली। तो वो लाइट एंड साउंड शो हमारा तैयार है और इंशाल्लाह सितंबर में इसको हम लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं। एससी और ईसीयू के लिए लाहौर को कैपिटल डिक्लेयर किया गया है 2026 और 27 के लिए। इट्स अ बिग ऑनर फॉर पाकिस्तान एज वेल। तो लाहौर तो ऑलरेडी हब है और इसके ऊपर मौजूदा हुकूमत काम भी बहुत सारा कर रही है। बिल्कुल। इसके अलावा अगर हम ओवरऑल पंजाब की बात करें तो आपको क्या लगता है कि अब तक क्या क्या इकदाम हुकूमत वक्त ने किए हैं और क्या क्या मजीद प्लानिंग का हिस्सा है? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब तो बहुत सारा काम कर रही है। उसके बीच में जो एक यूँ समझ लें कि समरी है, अगर मैं पहले आपको बताऊं तो अब टूरिज्म पे खाली टूरिज्म डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा। पहले तो ये होता था कि टूरिज्म के लिए सिर्फ एक डिपार्टमेंट होता था, वो था टूरिज्म, और वो भी कोई खास काम नहीं कर रहा होता था। लेकिन अभी टूरिज्म के ऊपर बेतहाशा इदारे जो हैं वो काम कर रहे हैं। मैं मिसाल देता हूँ, टूरिज्म के ऊपर वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वो खुद भी काम कर रहे हैं, जगह जगह अपने रिजॉर्ट बना रहे हैं। जिस तरह मरी के बीच में कोई 5 अरब का बांसरा गली का एक प्रोजेक्ट है, बड़ा खूबसूरत, मरी के बिल्कुल नज़दीक। जिस तरह अभी हमारे जहन में मरी का कॉन्सेप्ट आए तो सिर्फ माल रोड का आता है कि हम माल, लेकिन ये आने वाले कुछ 6 माह या 1 साल के अंदर अंदर ये बदल जाएगा। यहाँ से लोग निकला करेंगे और 10 किलोमीटर के फासले पे बांसरा गली है, जहाँ पे एक बोटेनिकल गार्डन और एक जू वाइल्ड लाइफ वाले जो वो बना रहे हैं, और बहुत खूबसूरत किस्म की वहाँ पे आपको चीज़ें इंटरनेशनल म्यार के मुताबिक देखने को जो है वो मिलेंगी। अच्छा, इस तरीके से वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो है वो छंगा मांगा के बीच में भी काम कर रहा है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है वो ग्लास ट्रेन जो है वो चला रहा है, वो भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं, जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उसने ओवरऑल शक्ल ही जो है वो बदल दी है बहुत सारी जगहों की, मरी भी उसके बीच में शामिल है। और टूरिज्म डिपार्टमेंट भी बेतहाशा काम कर रहा है और इसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको अंडरटेक किया जा रहा है। अगर उन प्रोजेक्ट्स की मैं समरी बताऊँ तो एक तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं कि नए रिजॉर्ट्स और नई डेस्टिनेशन जो हैं वो बनाए जाएँ। तकरीबन कोई 300-350 साइट्स हैं जिनको सीएम साहबा ने आइडेंटिफाई किया और मैडम मरीम औरंगजेब जो है उसको वो लेकर चल रही हैं, उसके ऊपर एग्जीक्यूशन जो है वो जारी है। इसमें टूरिस्ट साइट्स भी हैं, इसके अंदर हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल साइट्स भी हैं। 300-350 साइट्स के ऊपर ओवरऑल पूरे पंजाब में काम हो रहा है। तो ये एक पहलू हो गया। दूसरे नंबर पे जहाँ जहाँ हमारी टूरिस्ट फैसिलिटेशन ऑलरेडी अवेलेबल हैं, इन फैसिलिटेशन को, इन जगहों को, इन प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव किया जा रहा है। मतलब हमारे टूरिस्ट रिजॉर्ट कलर कहार के अंदर पहले से था, खबेकी के अंदर पहले से था, द्राबी के अंदर पहले से था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने दोबारा कहा कि जी आप इनको दोबारा से बनाएं, रीडू करें और रीडू करें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। अच्छा, फिर तीसरे नंबर के ऊपर इसके बीच में जो प्राइवेट सेक्टर है उसको इंगेज किया जा रहा है। फिर टूरिस्ट रिजॉर्ट को चलाने के लिए जो ओवरऑल स्टैंडर्ड्स हैं इनको इम्प्रूव किया जा रहा है और बेहतर बनाया जा रहा है। तो ये ओवरऑल समरी है जो कुछ पंजाब गवर्नमेंट कर रही है। सो व्हाट डू यू थिंक, अट्रैक्शन के लिए अब क्या किया जाएगा लोगों को बताने के लिए कि गवर्नमेंट इतना कुछ कर रही है? ऑब्वियसली लोगों को पता चलेगा, सो उसके लिए हमें मैक्सिमम प्लेटफॉर्म से लोगों को बताना है कि ताकि लोगों को पता चले कि पंजाब में इतना ज़बरदस्त सब कुछ है और फिर गवर्नमेंट भी इतना ज़बरदस्त काम कर रही है, तो अब हमें उन जगहों की तरफ जाना है। देखिए, मेरी तो रिक्वेस्ट है आपकी पूरी टीम से और मैनेजमेंट से कि जो शो टूरिज्म पे करना है वो यहाँ ना किया करें। ये कलर कहार में करें, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फैसिलिटेट करेगी। कलर कहार में करें, कोटली सतिया में हमने रिजॉर्ट बनाया है, वहाँ पे बैठ के करें। मरी के बीच में हमने रिजॉर्ट बनाया है, वहाँ पे करें। चकवाल में रिजॉर्ट बने हुए हैं, छंगामंगा में रिजॉर्ट बने हैं। तो नेचर साइट्स के ऊपर जाएं। और ये इट्स नॉट अबाउट ओनली सिटी 42, जितने भी मीडिया चैनल्स हैं, बिल्कुल वीलॉग बनाने वाले लोग हैं, सोशल मीडिया वाले लोग हैं, कैमरे की आंख के जरिए ही चीजों को प्रोजेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि कैमरे की आंख ने ही बहुत सारी चीजों को लाशौरी तौर पर खराब किया है। अब इम्प्रूव भी इसी ने करना है। ये कैमरा देखेगा और लोगों को दिखाएगा
कि पंजाब कितना खूबसूरत है, पाकिस्तान कितना खूबसूरत है, तो इसी सूरत में ऑटोमेटिकली लोग यहाँ पे जो है वो आने लग पड़ेंगे। फुटफॉल जैसे लोगों का बढ़ेगा तो रेवेन्यू जनरेशन तो अच्छी खासी होगी। और अगर इतनी सहूलियात, अच्छा मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया, वो मोबाइल सिग्नल और इसके अलावा डिफरेंट इश्यूज जो हैं इंटरनेट के हवाले से, ये टूरिस्ट के लिए प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि लोग जाते हैं उन चीज़ों को कवर करके शेयर भी करना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या इकदाम? अच्छा देखिए, ये ऐसा है, हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम्स हैं मोबाइल सिग्नल्स की, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसके ऊपर भी काम कर रही है। मसलन एक और चीज़ देखिए ना कि अगर मैं आपको कहूँ कि ज़िला मरी के अंदर टूरिस्ट डेस्टिनेशन का या टूरिस्ट पॉइंट का नाम लें तो आपके जहन में वही आएगा कि जी मरी के अंदर एक माल रोड है और एक चेयर लिफ्ट है जिसके ऊपर जाया जा सकता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पिछले एक आध साल से काम कर रही है मरी के साथ जो बिल्कुल पैरेलल दूसरी तहसील है कोटली सतियां, उसके ऊपर। अच्छा, और बेतहाशा प्रोजेक्ट जो है वहाँ पे लगाए जा रहे हैं। मसलन वहाँ पे चोड़ा के अंदर हमारे रिजॉर्ट जो है वो बन गया। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने चोड़ा के अंदर एक टूरिस्ट ग्लैम्पिंग रिजॉर्ट बनाया और वो ऑपरेशनल है फरवरी से। और वो मतलब ए शेप के उसमें पॉड्स लगे हुए हैं, ए फ्रेम के, और बड़ा ही खूबसूरत है। और उसका फुटफॉल शायद हमारे बाकी रिजॉर्ट्स की निस्बत कई गुना ज़्यादा जो है बढ़ गया। लोगों ने बड़ा उसकी तरफ जो है वो दिलचस्पी शो की। हालांकि कोटली सतिया में इसके अलावा और कुछ नहीं था, ये हमारा पहला रिजॉर्ट था जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बनाया। अच्छा, इसके बाद दूसरा रिजॉर्ट इससे 2.5 किलोमीटर के फासले के ऊपर पैराग्लाइडिंग क्लब एंड रिजॉर्ट है चोड़ा हिल टॉप के ऊपर। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उसको बना रही है। ये जून 2027 तक इंशाल्लाह ताला ये प्रोजेक्ट जो है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, फिर यहीं पे नूराबाद वाटरफॉल्स हैं, बड़ी खूबसूरत वाटरफॉल्स हैं। सारा समर का सीजन जो वो चल रही होती हैं, बरसात के मौसम में भी चल रही होती हैं, कोई 7, 8, 9 माह बड़ी खूबसूरत वो एक साइड देती हैं। लेकिन वहाँ तक एक्सेस बड़ी मुश्किल थी। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने वहाँ पे सड़कें जो हैं वो बनवाई और बैठने का जो है वो इंतज़ाम किया, वॉशरूम्स जो हैं वो लगा दिए। अच्छा, फिर उसके बाद में 2 मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आ रहे हैं। एक तो कोटली सतिया के बीच में चेयर लिफ्ट का प्रोजेक्ट है। ये कोई 75 सीटों वाली चेयर लिफ्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लगाने के लिए जा रही है। परचन टॉप और पफंदी टॉप, ये 2 बेसिकली पहाड़ियाँ हैं। इनके दरमियान में कोई ये चेयर लिफ्ट लगेगी। कोई 1.25 किलोमीटर इसका ओवरऑल जो है वो रन है जो ये जाया करेगी। और 2 साल का तकरीबन प्रोजेक्ट है। इनिशियल फेज़ के अंदर काम इसके अंदर हो चुका है, इसकी टेंडरिंग भी हो चुकी है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसके ऊपर जा रही है। अच्छा, फिर पाकिस्तान के बीच में कहीं भी आपको ग्लास ब्रिज सुनने को नहीं मिलेगा कि ग्लास ब्रिज जैसे दुनिया के बेशुमार मुल्कों में है कि वो शीशे का एक वो ब्रिज सा है, नीचे डीप वैली नज़र आती है या दूर कोई गहराई में कोई चीज़ नज़र आ रही है, तो लोग बड़ा उस पर एक यूँ समझ लेके जाते हैं और देखने में सुनने में आसान लगती है, मगर वो बड़ा अच्छा, इस आइडिया को भी लेके काम किया जा रहा है। बिल्कुल काम किया जा रहा है जी। हमारी 5 पीर रॉक्स हैं। अच्छा। और बड़ी स्टीप किस्म की रॉक्स हैं, यानी कि वो रॉक्स जहाँ ख़त्म होती है नीचे सैकड़ों फीट उसकी गहराई है। वहाँ पे एक ओवल शेप के बीच में जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बनाने के लिए जा रही है अपना ग्लास ब्रिज, जो कि तकरीबन को 1.5 से 2 साल में इंशाल्लाह ताला ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद तो मैं देख रहा हूँ कि कोटली सतिया एक बहुत बड़ी साइट के तौर पे डेवलप हो जाएगा इंशाल्लाह ताला जब भी प्रोजेक्ट लग जाएगा। इस तरीके से धुनोई है वहाँ पे। धुनोई बिल्कुल जंगल के अंदर एक खूबसूरत सा छोटा सा रिजॉर्ट अंग्रेज दौर का था, उसको रेनोवेट किया जा रहा है, उसको इम्प्रूव किया जा रहा है ताकि लोग वहाँ पे भी आके रहें। फिर सड़कों का जाल जो है वो बिछाया जा रहा है, चीज़ों को बेहतर किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मरी के नेमुल बदल के तौर पर कोटली सतिया को जो वो बना रही है। आई थिंक ये अब ज़रूरत भी है क्योंकि अभी रिसेंटली जो छुट्टियां हुई हमने देखा लोग नारायण कागान मरी इतना रश था। और फिर कुछ अनफॉर्चुनेट वाक़यात भी माजी में हुए जिनका आपको पता है कि रश बहुत ज़्यादा हो गया लोगों के। इसको भी देखते हुए कि इतने सारे लोग चले जाते हैं, हमें कुछ इंतज़ामात इस हवाले से भी करने हैं कि एटलीस्ट ये जो एकदम ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाती है लोगों की, उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ इकदाम किए जाएं। अच्छा, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं, लेकिन एक चीज़ है और वो ये चीज़ है कि आप ओवरऑल हिस्ट्री उठा लीजिए मरी की। पूरे मतलब मरी 1851 में बना, अंग्रेज़ ने बनाया। उसके बाद से आप हिस्ट्री उठाएं, 1951 गुजरा, 2000 गुजरा, 2026 के बीच में आज हम बैठे हैं। अगर हम अच्छा, और मरी एक साल में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल को होस्ट करता है। मिलियंस एंड मिलियंस जो लोग यहाँ पे आते हैं, छोटी सी जगह है, यहाँ पे रहते हैं, खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं और वापस चले जाते हैं। लेकिन अगर आप गूगल भी करेंगी ना कि मरी के हवाले से कुछ जो भैड़े वाकयात हैं वो हार्डली आपको कोई 2, 3, 4 जो है वो मिलेंगे। एक साल जिसके बीच में ये बर्फबारी वाला वाकया जिसकी तरफ आपने जो है वो कोट किया, वो बेसिकली एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ऐसा हो गया जिसके बीच में शायद ला इल्मी थी बहुत ज़्यादा, उसका एक रोल था।
कि लोग जो गाड़ियों के बीच में स्टे कर रहे थे उन्हें आइडिया नहीं था कि जब बर्फ पड़ रही होती है गाड़ियों में हीटर चल रहा होता है तो उसकी वजह से गैस जो है वो जनरेट होती जी है बिल्कुल। और बाहर उनका जब पाइप बंद हो जाएगा तो वो गैस जो है वो जहरीली जो है वो ओवरऑल साबित हो जाएगी। अगर ये फैक्टर ना होता, हीटर्स बंद होते, तो ये इंसिडेंट शायद कभी होता ही ना। maybe। तो जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि मरी ओवरऑल ट्रैफिक को अकोमोडेट करने के हवाले से भी, होस्टिंग के हवाले से भी, मेहमानों को ठहराने के हवाले से भी एक अच्छी डेस्टिनेशन है। अच्छा, अभी नारायण का गान रिसेंटली मैंने देखा, क्योंकि सोशल मीडिया पे अब इतना आपको टीवी देखने की और चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, आप मोबाइल फ़ोन पकड़े 1 मिनट में पता चल जाता है कि किस तरह गाड़ियों की लंबी कतारें, होटल्स में आपको स्पेस नहीं मिल रही है। सो इसके लिए अब क्या इसको मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है कि फिर हम इनको मैनेज किया जाएगा? देखिए, इनको बढ़ाया नहीं जा सकता, ये शायद ऐसी चीज़ है जो पूरी दुनिया में होती है, ये शायद ऐसी चीज है जिसका टूरिस्ट को ऑलरेडी पता भी होता है। हाँ, या शायद टूरिस्ट exactly। जा ही इस चीज के लिए रहा होता है, एक शोर शराबा, एक हंगामा, और उसके अंदर भी टूरिस्ट जो है बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है। अच्छा, अगर कोई फर्ज करें क्योंकि फैमिली जाना चाह रही है, अगर वो चाहती है कि इस चीज को अवॉइड करे, तो उसके लिए बेस्ट वे ये है कि आप अपने टूर को प्लान इस तरीके से करें, मतलब आप छुट्टियों के बीच में जो 5-6 छुट्टियां हैं उसमें जाना अवॉइड कर लें, या आप वीक डेज के बीच में चले जाएं। लेकिन ओवरऑल जिसको कहते हैं ना कि जी, चूंकि अब हमारी यूथ बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के बीच में है भी और वो ट्रैवल भी करते हैं इन साइट्स के ऊपर, इन जगहों के ऊपर, तो वो इन तमाम चीज़ों को भी दरअसल जो है वो एंजॉय कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सो इस पर जो इकदाम किए जा रहे हैं, जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, वो भी हमने आपके साथ शेयर किए। तो ज़रूर सियाहत के फ़रोग के लिए जहाँ ये इकदाम किए जा रहे हैं, वहीं हमें भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना है। जहाँ कहीं पे भी जाएं, ज़िम्मेदार शहरी और ज़िम्मेदार जो है वो आप ये समझें कि हम एक ज़िम्मेदार कौम हैं, हमने अपने मुल्क की हिफाजत करनी है और इसमें हम सब ने मिलजुल कर अपना हिस्सा डालें। थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया एंड गुड लक। नाज़रीन, हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ज्वाइन करेंगे आपको ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। दौरे हाजिर, जिसको हम जदीद दौर कह रहे हैं, डिजिटल दौर कह रहे हैं, स्मार्ट दौर कह रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि बस अब हमने आगे से आगे रास्ते एक्सप्लोर करने हैं। अब इस दौर में चैलेंजेस भी बढ़ते चले जा रहे हैं, जहां पर हम देख रहे हैं कि आपके पास नित नई डिवाइसेस आ रही हैं, सहूलियात आ रही हैं। वहां पर हमारे पास चैलेंजेस सबसे बढ़कर ये हैं कि साइबर क्राइम जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। साइबर सिक्योरिटी बहुत अहम है, जिस पे हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि उस तरह से काम नहीं किया जा रहा जैसे करना वक्त की अहम ज़रूरत है। हैकर्स बैठे बैठे आप वो क्राइम जो कि कभी राह चलते किसी को लूट लिया गया, अब आप घर बैठे हैं, आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है, आप घर बैठे हैं, आपका मोबाइल फ़ोन हैक हो जाता है, आप घर बैठे हैं, आपको नहीं पता किसी ने आपके घर की पूरी लोकेशन, आपके घर में अगर कैमरास लगे हैं तो किस तरह से आपके वाईफाई के ज़रिए आपके घर की लोकेशन, आपके घर के कमरे में क्या क्या कुछ है, कहाँ कहाँ पर क्या कुछ, घर में गाड़ी कहाँ पर है, आपके घर में पोर्च एरिया में क्या क्या कुछ पड़ा हुआ है, हर चीज़ कुछ सेकंड में पता चल जाती है। तो ये चैलेंजेस जो हैं, इनसे निमटना भी वक्त की अहम ज़रूरत है। बट आज हम बात करने वाले हैं उन गलतियों के हवाले से, उन चीज़ों के हवाले से जो हम खुद अपने साथ कर रहे होते हैं। मतलब एक मोबाइल फ़ोन है ना, ये कैसे हैक हो गया, इसमें हमने क्या किया, कहीं ना कहीं तो हमने कुछ ऐसी कोई निशानी छोड़ी, कुछ ऐसी गलती की कि हमारा मोबाइल फ़ोन हैक हो गया, हमारा व्हाट्सएप हैक हो गया, हमारा फेसबुक हैक हो गया। बट आजकल इशू ये है कि हमारी ज़िंदगी ही इस मोबाइल फ़ोन के साथ गुजर रही है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, सारा दिन हम बस इन्हीं चीज़ों के गिर जो है अपनी तमाम ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं। तो चैलेंज भी उतना ही बढ़ गया है। तो हमने साइबर सिक्योरिटी के हवाले से बात करनी है, एक सेफ़ इन्वायरमेंट को किस तरह से क्रिएट करना है, वो गलतियाँ जो हम कर रहे हैं वो किस तरह से हम जो है वो एक चुंगल में फंस जाते हैं और वो गलतियाँ नहीं करनी है। आपको एक कॉल आती है, आपसे वो बातें करते चले जाते हैं, आपसे कुछ पर्सनल चीज़ें पूछ लेते हैं, आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि हम कौन सी ऐसी गलतियाँ कर देते हैं। इम्तियाज़ अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ साहब। वालेकुम सलाम, थैंक यू। थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। जदीद दौर है, बहुत चीज़ें फास्ट होती चली जा रही हैं, चैलेंजेस भी उतना बढ़ रहे हैं, एग्री करते हैं? जी ज़बरदस्त, बिल्कुल करते हैं। दूसरी बात शुक्रिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हमने चूज़ किया है। देखिए, हम जैसे आपने बात किया, हम इस वक्त हम 2 ज़िंदगी जी रहे हैं। एक हमारी फिज़िकल लाइफ है और एक हमारी डिजिटल लाइफ है। और डिजिटल लाइफ जो है वो ज़्यादा आगे चली गई है हमारी पर्सनल या आपकी फ़िज़िकल लाइफ जो गुजारते हैं। तो डिजिटल लाइफ को भी हमें सीखना है अब, क्योंकि ये इस दौर को हम रोक नहीं सकते, इस टेक्नोलॉजी को हम रोक नहीं सकते। मैं स्टेटस पढ़ा था, हमारा 10 साल से 12 साल का बच्चा भी अब मोबाइल का कंज्यूमर है।
तो अब हमें यहाँ से वक्त आ गया कि हम इसको सीखें और आगे बढ़ें। बिल्कुल ऐसे ही है। सही है। तो साइबर सिक्योरिटी सबके लिए ज़रूरी है, ये सिर्फ किसी ख़ास या आईटी के लोगों के लिए नहीं है, हर बंदे को, हर कॉमन इंसान को इसके लिए ज़रूरत है। और आपने बिल्कुल बहुत अच्छा इंट्रो दिया, आपने कहा कि ये गलतियाँ हम करते हैं। कोई बटन दबा के आपको हैक नहीं कर सकता, ये फिल्मों की हद तक नज़र आता है आपको। जब तक आप कोई वीकनेस, वल्नरेबिलिटी नहीं छोड़ेंगे, वो आपको कोई हैक नहीं कर सकता। अगर ऐसा हो, ऐसा ना हो, अगर आप गलती ना कर ले तो फिर कोई भी महफूज नहीं रहेगा। डेफिनेटली बात है। जैसे आम चोरी होती है जो आपने मिसाल दी, वैसी अब ये भी चोरी होती है। वहाँ भी आपको लॉक अनलॉक छोड़ जाते हैं, वहाँ भी आपकी कोई की मल्टीपल डुप्लीकेट रह जाती है, वहाँ भी कोई खिड़की रोशनदान आप छोड़ देते हैं। दैट्स द सेम थिंग हैपन इन द साइबर सिक्योरिटी। यानी यहाँ पे भी हम ही कोई ना कोई गलती कर रहे होते हैं, घर का दरवाज़ा, घर का ड्रॉ आपने खुला छोड़ दिया, यहाँ पे भी हम ही कुछ खुला छोड़ देते हैं। अब बात ये है कि हम असल में पता भी नहीं चलता ये गलतियाँ किस तरह कर देते हैं। एक मोबाइल फ़ोन है ना, अब हम समझते हैं कि मेरे पास तो आईफोन है, मुश्किल से हैक होगा, बट आज वो भी हो रहा है और चंद सेकंड में हो रहा है। मतलब आप जितना मर्जी महंगा फ़ोन ले लें, एंड्रॉयड है, आईफोन है, हैकिंग बड़ी आसान है। ये मोबाइल हैक करना क्या वाकई कुछ सेकंड की बात रह गई है? जब अच्छा पॉइंट है, लोग आईफोन समझते हैं या महंगा फ़ोन लेके समझते हैं हम महफूज हो गए। देखें, आप घर में आपने बहुत मजबूत ताला लगा लिया, लेकिन चाबी आप खुद किसी को दे रहे हैं, तो वो अच्छा लॉक आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि तिजोरी की चाबी आप खुद अपने हाथ से दे देते हैं, चाहे वट एवर यू यूजिंग एंड्रॉइड और आईफोन। हाँ, ये कस्टम का अपना इकोसिस्टम अच्छा है। हैकर खुद कुछ नहीं कर सकता जब तक कि आप, लेकिन आपकी गलतियों को आईफोन भी कवर नहीं करेगा। आप अपना OTP, पासवर्ड आप किसको शेयर कर रहे हैं, तो उसमें आईफोन कुछ नहीं करेगा, वो तो समझेगा वो आप ही हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे करेगा। तो हैकिंग के कुछ चीदा तरीके बताइएगा, बट हम कोशिश ये करेंगे कि उसको इस मकसद के लिए यूज़ ना किया जाए कि आप हैकिंग की तरफ चले जाएं। हम आपको बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं कि अगर कोई आपके साथ इस तरह की कोई सिनेरियो है, कोई सिचुएशन है, तो कोई आपका मोबाइल फ़ोन हैक कर सकता है। किस तरह? हम कहीं जाते हैं, मोबाइल ख़राब हो गया, लो भाई ठीक कर दो, लो भाई ये काम कर दो, ये कर दो, ये कर दो, तो हैक हो सकता है हमारा मोबाइल। जी, बड़ा अच्छा पॉइंट है। पहले तो देखेंगे, हैकिंग खुद कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, ये एक स्किल है। ठीक है। एथिकल हैकिंग भी होती है और अनएथिकल हैकिंग भी होती है। तो हैकिंग खुद कुछ बुरी चीज़ नहीं है जब तक वो इस्तेमाल गलत नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो हमें एथिकल हैकर, मैं भी एथिकल हैकर हूँ। एथिकल क्या काम करता है, आपके सिस्टम में वीकनेस की निशानदेही कर देगा कि सर आपका ये लॉक अच्छा नहीं है, सर आपकी प्रॉब्लम कर रहा है, ये वीकनेस है आपके सिस्टम में, आपका एंटीवायरस अपडेट नहीं है, आपका फायरवॉल प्रॉपर काम नहीं कर रहा, दिस इन दैट। तो ज़रूर सीखना चाहिए, एथिकल हैकर होना चाहिए, क्योंकि इनके मुकाबले में, जो हैकर्स के मुकाबले में हम एथिकल हैकर्स होंगे तो उनको डिफेंड कर सकेंगे। हमारा माइंड भी उस तरह ही चलना चाहिए जैसे उनका चलता है, वन स्टेप हमें आगे होना चाहिए उनसे, अदरवाइज ये तो ये बात है। अब जब आप सही बात करें, जब अपना मोबाइल हम किसी को देते हैं, नॉर्मली लोग सेल आउट करते हैं तो उसको भी फैक्ट्री रीसेट नहीं करते। अब आपका जो पर्सनल डाटा वो रिकवर हो जाता है, आपकी फ़ोटोज़ हैं, आपका फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, आपकी फैमिली पिक्स हैं, बहुत कुछ ऐसा होता है जो पर्सनल होता है या ऑफिशियल है, वो लीक हो जाता है, ठीक है, और वो उसके हाल लग जाता है। तो जब भी आपको फ़ोन किसी को देना है, या तो आप खुद अपने, अगर रिपेयरिंग के लिए देना है तो सिम्स को भी करें और डाटा को रीसेट करना, फॉर्मेट करें, क्योंकि आप उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं। जी। देखिए, हैकर जरूरी नहीं है कि बाहर से आता है, हैकर तो हमारे इर्द गिर्द ही होते हैं सारे। जैसे आम चोरी में कहीं ना कहीं चोर आपको देख जानता है पहले से, जी। वो आपके फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छी तरह वैल्यूएट किया होता है उसने, तो हैकर भी आपके इर्द गिर्द हो सकता है। अच्छा, हम जहाँ जाते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ बता रहे होते हैं, सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, इन चीज़ों से भी वो हिंट ले लेता है। अच्छा। क्योंकि आपका अक्सर डेट ऑफ बर्थ आपका पासवर्ड होता है, सिक्रेट की के तौर पे हम इस्तेमाल कर लेते हैं। मदर नेम्स, फादर नेम, एड्रेस, लोकेशन, ये बहुत कैजुअल है कि हम हर जगह बताना शुरू कर देते हैं। फेसबुक पे बता देते हैं आज मेरी बर्थडे, ये टाइम इतने साल का हो गया, तो हर चीज़ हर जगह प्लेटफॉर्म पे शेयर करने से भी हमें गुरेज करना चाहिए। सो ये कुछ चीज़ें एहतियात है जो हम कर सकते हैं। नंबर 1, आप पासवर्ड जब लगाएं, बहुत सिंपल पासवर्ड लगाने की आदत है हमें। यार खोले ना 1 2 3 4 होगा। अब ये 1 2 3 4 हर एक को पता है नॉर्मल, इस वजह से अच्छा यार वो मेरे बेटे का नाम होगा, मेरी वाइफ का नाम होगा, इस तरह के आप इजी रख लेते हो, ये नहीं रखने। एक तो पासवर्ड जो सिक्योरिटी वाली आपकी साइबर सिक्योरिटी की जो हमारी रिकमेंडेशन है, मिनिमम 12 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। 12 कैरेक्टर से छोटा नहीं होना चाहिए, उसको तोड़ना आसान होता है। 12 का एल्गोरिथम ज़रा बड़ा बन जाता है, और वो सिंपल नहीं होना चाहिए। उसमें कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करें, ईजिली जज ना हो आपका पासवर्ड। तो पहली चीज़ तो आपको हमेशा हर बंदा भी कर सकता है, ये हर कोई कर सकता है। ये 1 2 3 पाकिस्तान, मुल्तान, लाहौर 1 2 3 रखना छोड़ दें, क्योंकि डाटा ब्रीच होते हैं तो हमें ये पासवर्ड नजर आते हैं कि ये बहुत सिंपल पासवर्ड। हैकर जो चाहे ट्राई करता है उसको लकम हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको पता है इसका तकरीबन 17 करोड़ से ज़्यादा लोग हमारे जो हैं ये स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, तो इतने में से उसको 8-10 लोग तो आराम से मिल जाएंगे सिंपल पासवर्ड के साथ, तो हैकिंग को कामयाब हो जाता है। ऐसे ही है। कौन सा मोबाइल फ़ोन है जिसको हैक करना बहुत आसान है? अच्छा, यहाँ पे मैं बताऊँगा, मोबाइल हैक नहीं होते, इंसान एक्चुअली हैक हो जाता है। हमारे यहाँ हैकिंग इतनी आम नहीं है, पाकिस्तान में ऑनलाइन फ्रॉड ज़्यादा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने आपको फ़ोन किया,
मैं जी बैंक से बात कर रहा हूँ, आप देखें अभी नंबर आएगा वो दें, आपका कार्ड एक्सपायर हो रहा है तो आपने कर दिया, मैं FIA से बोल रहा हूँ तो आपका मैंने ये काम कर दिया। ठीक है, अच्छा, इस तरह के तो वाकयात आप यकीन माने हमारे इर्द गिर्द इतने हुए हैं, और अच्छे खासे सेंसिबल लोग जिनको हम पढ़े लिखे समझदार लोग कहते हैं जी, ना, वो हत्ते चढ़ गए हैं। तो हम ये जो कॉल्स आती हैं तो एकदम से आप ये भी नहीं देख सकते ना कि अच्छा ये बैंक के नंबर से कॉल आई है, कैसे आई है, तो इसको हमने कैसे वेरीफाई करना है कि ये ओरिजिनल कॉल आपको कोई बैंक से ही आ रही है? कुछ इसकी निशानियाँ बता दें हमें। आपने अच्छा पॉइंट बताया। आजकल तो कॉल जो है ना उस नंबर से भी आ जाती है बैंक के, वो यूज़ कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं जो कॉलर ID स्पूफिंग कर लेते हैं। स्पूफिंग में ये होता है कि वो वही नंबर आपको नजर आता है 1-3 जो भी उनका हेल्पलाइन नंबर होता है, तो लोग उठा लेते हैं, कॉल करते हैं। लेकिन याद रखिए, जब वो आपसे OTP मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा, तो आपने वो चीज़ किसी को नहीं देनी, चाहे वो बैंक का मैनेजर पूछ रहा है या कोई भी पूछ रहा है, आपने उसको नहीं देना। वो जब तक, वो सिर्फ आपका पर्सनल चीज़ है, आप किसी को नहीं बता सकते, इवन तो आपको फैमिली मेम्बर्स को भी नहीं बतानी चाहिए, दैट्स टू पर्सनल। कोई भी आपसे नहीं पूछता। हम क्या कहते हैं, कॉल आएगी, पूछेंगे और बातें करते करते आप अपना OTP और या अपना पासवर्ड उसको दे जाते हैं। तो आपको ये याद करनी है, किसी भी नंबर से फ़ोन आए, इंपॉर्टेंट ये है कि आपने अपना OTP पासवर्ड नहीं देना, क्योंकि आजकल बैंक के नंबर से भी कॉल आ जाएगी आपको। यानी हैकिंग के लिए, वो चाहे आपका मोबाइल फ़ोन है, चाहे आपका बैंक अकाउंट है, सबसे मेन गलती आप खुद कर रहे होते हैं। आप कहीं ना कहीं ऐसी कोई निशानी छोड़ देते हैं कि हैकर जो है वो खुद आपको कब्जे में कर लेता है, पकड़ लेता है। यानी कहीं आपने OTP बता दिया, कहीं आपने कुछ ऐसी अपनी क्लू छोड़ दिया, डिटेल छोड़ दी, जिसको पकड़ के हैकर ने आपका बैंक अकाउंट हैक कर लिया या मोबाइल फ़ोन हैक कर लिया। व्हाट्सएप हैकिंग बड़ी आम होती चली जा रही है, और व्हाट्सएप तो हर कोई यूज़ करता है। उस पर आप अपनी फैमिली की गुफ्तगू भी, पिक्चर्स शेयर कर रहे होते हैं, दोस्तों के साथ भी, आपका बिजनेस हो, आपके ऑफिस की चैट हो, मतलब आपका तमाम जो अहम डाटा है वहाँ पर मौजूद होता है। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आते हैं, इस पर बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। पूरी दुनिया में लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर मैं ये कहूँ कि सारा दिन कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। आपका बिजनेस, आपकी फैमिली, आपका मतलब दुनिया का हर काम, चाहे वो एजुकेशन है, मतलब सारा दिन आपका व्हाट्सएप पे ही गुजर रहा है। वीडियो कॉल्स हो रही हैं, चैटिंग हो रही है, वॉइस मैसेजेस हो रहे हैं, तो ये तो बड़ा सेंसिटिव मामला है। तो व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले लोग दुनिया में बहुत बड़ी तादाद में हैं। हमने इनको बचाना कैसे? कुछ बड़ी चीदा टिप्स बता दें कि व्हाट्सएप यूज़ करने वाले ये वाली गलतियां तो बिल्कुल ना करें। जी शुक्रिया। अच्छा, इसमें मैं 7 टिप्स बताता हूँ, वो हर जगह इस्तेमाल हो जाएंगे आपके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर। नंबर 1, अगर व्हाट्सएप से बात करें, आपके अकाउंट में एक ऑप्शन होता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा 90% IT के लोग भी वो यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है, वो आपकी सेकंड प्रोटेक्शन ले रहा है, सेकंड प्रोटेक्शन ले रहा है। देखें, जब भी हैकर, अभी मेरे एक दोस्त के साथ वाक़या हुआ है कि उसको एक फ़ोन आया कि जी आपका एक पार्सल आया हुआ है और उसमें इनाम है, निकला है आपका। हालांकि अभी वो जीतो पाकिस्तान नहीं गया आज तक, लेकिन वो लालच कैसी चीज़ होती है हमारे यहाँ जिसमें ट्रैप हो जाते हैं। सर वो निकला, डिलीवर करना है, बस एक कोड आएगा, वो वेरीफाई करें ताकि ये आपका है ही नहीं। जब था एक्चुअली वो उसका व्हाट्सएप अपने लैपटॉप पे खोलना चाहता था, लेकिन उसको एक चीज़ नहीं पता थी, OTP। तो उसने वो जनरेट करवाया। उसने जी नंबर बताया आपका हो जाता। जैसे उसने वो किया, व्हाट्सएप उसके पास डिवाइस लॉगिन हो गई, और फिर उसने उसे कॉन्टैक्ट्स को ब्लैकमेल या मैसेज करके पैसे मांगने ये कर देता है। जब आप 2 स्टेप लगाते हैं, कोई लॉगिन करने के लिए 2 चाहिए होंगे। अगर आप OTP चला भी जाए तो फिर भी उसको एक लेयर और चाहिए, एक पासवर्ड और लगेगा। इसका मतलब एक घर के अब 2 ताले हैं, तो आप कुछ ज़्यादा। तो ये तो हर, चाहे फेसबुक यूज़ करें, इंस्टाग्राम यूज़ करें, कुछ भी करें, आपको ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगानी है। ये पूरा पाकिस्तान लगा ले एक दफ़ा, तो इसमें मसला नहीं आएगा। पहली चीज़। दूसरी, आप अपनी लिंक डिवाइस में देखें कौन सी डिवाइस लिंक हुई हुई है आपके साथ। आप कहीं जाते हैं दोस्त के, अगर आप व्हाट्सएप उसके मोबाइल लैपटॉप पे खोल लेते हैं, या खोल देना, वो लिंक रह गया और आपने उसको लॉग आउट नहीं किया, तो आपको पता ही नहीं है। तो वो हिस्ट्री देखें कि आप सिर्फ कितनी डिवाइस पे लॉगिन है। और आमतौर पर लोग दफातर में ये कर लेते हैं ना, हमारे ऑफिस में भी सब लोग अपना व्हाट्सएप जो है वो लॉगिन कर लेते हैं लैपटॉप के साथ, सिस्टम के साथ। तो ये तो एक आम तासुर है। हाँ, अब लैपटॉप खोल के चले गए, आप हट गए या किसी और डिवाइस पे चले गए, ये भी नहीं करना आपको। तो ये काम आपने कभी नहीं करना। लॉगड डिवाइसेस आपके पास चेक करनी है, सही है। तीसरा, आपके पास ये करें, कोशिश करें कि आप अपडेट जो आती है ना, जो भी सिक्योरिटी अपडेट है वो लाजमी करें, क्योंकि जो कंपनीज है ना वो देखती, जब देखते हैं टैक्स, उसके खिलाफ वो आप समझोगे, वो समझ लो कि आपके लिए एक मेडिसिन तैयार कर देती है ताकि वो आप लेते रहें। जैसे कोविड आया था तो उसकी फिर एक एंटीबायोटिक्स आई कि भी आपने वो लेनी है, ताकि वो आपके उसके खिलाफ हमें वो अपडेट्स करनी चाहिए। ठीक है, तो ये कर लेंगे आप, बेसिक चीज़ लगा लेंगे तो आप वो नहीं OTP ना दें, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखें, प्लस 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा लें, 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन लगा लें। तो और लालच में ना आए कम से कम, कोई नाम आपका नहीं निकला, जब निकलेगा तो खुद आपको बुलाएंगे, ठीक है। और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, बहुत सारी चीज़ों से आपको कॉल आ जाती हैं और लोग बेचारे जो है ना इसका यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। व्हाट्सएप पे ग्रुप्स,
और फिर आपके पास अब व्हाट्सएप बिजनेस की ऑप्शन आ गई है, फिर आपके पास कुछ एड्स व्हाट्सएप की सूरत में आना शुरू हो जाती हैं। ये भी क्या आपके लिए ख़तरे का बाइस हो सकती हैं कि आप बहुत ज़्यादा ग्रुप्स में हैं, आप बहुत ज़्यादा एड्स को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, ये भी आपके लिए मसला बन सकता है? अच्छा, आप पॉइंट करें, ये है होता है फिशिंग यूआरएल होता है, मतलब एक्चुअली वो हैकर की वेबसाइट होती है, वो आपको क्लिक कराता है, आपको जो पेज खुलता है वो लगता है जैसे कोई लेजिटिमेट शॉपिंग साइट है या कोई बैंक साइट है, और आप अपना यूजर नेम पासवर्ड आपसे ले लेता है, और जैसे वो ले लेता है डेफिनेटली उस पर एक्सेस आ जाता है। तो किसी भी डाउटफुल लिंक्स को आपको कभी क्लिक नहीं करना, जिसको आपको पता ही नहीं है। करना है तो उन साइट से करना है जो आपकी ऑफिशियल साइट है। ठीक है, सही है। फेसबुक पे बहुत सारे लिंक्स आ जाते हैं कि जी आप गेम खेल लें तो इतने पैसे मिलेंगे, ये कर रहे हैं, लिंक खेलें तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। स्पेशली वुमेन ज़्यादा टारगेट होती है क्योंकि उनको ये जो डिस्काउंट उनको अच्छा लगता है कि जी इस शॉप पे, वो ऐसे लगता है जैसे आपका वही इम्तियाज स्टोर की नकली वेबसाइट बनी होगी, लगेगा स्टोर, आपने क्लिक कर लिया, यूजर नेम पासवर्ड पूछ लिया, तो ये है। तो कोशिश करेंगे इस साइट्स पे किसी भी यूआरएल को ना खोले जब तक आपको यकीन ना हो कि कहाँ से आया है, जिसने भेजा है वो रिलायबल है, प्लस ये लिंक आपको ज़रूरत है या नहीं है, अदरवाइज फिर आप उस फिशिंग लिंक का पार्ट बन जाएंगे और आपका डाटा हैक हो सकता है। सही। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, हम बहुत सारे ऐसे वाक़यात देखे कि हैक हो गया, पिक्चर्स लीक हो गई, बहुत सारे टिकटॉकर्स जो हैं उनका तो ये आम रहता है ना कि भाई टिकटॉक जो है उनका हैक हो गया, पिक्चर्स लीक हो गई, कैसे हो जाती हैं? उनकी तो जॉब है ना, उनको तो करना है हर सूरत। अच्छा, हैक्स होने का देखें, जो पिक्चर्स हैं या आपकी वीडियोस हैं, अब आपके एआई ने बहुत बड़ा सपोर्ट कर दिया है हैकिंग को, उससे उसका बड़ा फ़ायदा उठा रहे। इतने साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट फ़ायदा नहीं उठा रहे एआई से जितना कि ये नेगेटिव माइंड उठा रहे। अब वॉइस क्लोनिंग क्या चीज़ है, मैं आप जैसी वॉइस क्रिएट कर सकता हूँ, अच्छा, सेम मेरे जैसी, बिल्कुल सेम हो जाएगी, वो उस पैटर्न को कॉपी करके देगा। अब कॉल आएगी आपके घर, आपके भाई को, किसी को, वो लगेगा तो मुझसे तो अना बात भी उस बात कर रही है। अच्छा, और आप उसे कहेंगे यार भाई मुझे 50,000 रुपये तो दे दे, वो कहेगा अच्छा यार पहले तो बहन मांग बहन रही का है तो फ़ोन जरूर आया, हाँ, ऐसा दे कर देंगे। ये वॉइस क्लोनिंग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, प्लस फेक डीप वीडियोज़, आपको लगेगा कि ये वो मशहूर पर्सनैलिटी बात कर रही है कि जो वो है, इस तरह हाथ तक AI आगे चला गया है। तो जब इस तरह की कोई चीज़ आए या तस्वीर बिल्कुल ऐसी होगी, एडिटिंग तस्वीर होगी, तो आप एटलीस्ट उससे ज़रूर कंफर्म करें जिसका वो मैसेज आपको आ रहा है। तो एंड ऑफ डे दे नीड मनी, दे विल आस्क फॉर दैट वन। टारगेट क्या होता है? फाइनेंस, हैकिंग, वरना इतनी वो मेहनत नहीं करता किसी के लिए, या तो रेपुटेशन भी ख़राब करने के लिए होते हैं, या ज़्यादातर एजेंडा आपका पैसे ही पे जाके ख़त्म होता है। ऐसे ही है। तो कंफर्म करें। आपको ऐसी कोई कॉल आ रही है, बहुत आ रही है कि आपका बेटा पुलिस ने पकड़ लिया है, वो बेटी की आवाज़ ऐसी लगती है, वो कहता है हाँ मेरा बेटा पकड़ा गया है, कि जी आप पैसे दे अच्छा, दें। ये भी बहुत कॉल्स आना शुरू ये हो हुई थी, गई हैं, बहुत ज़्यादा बहुत आना आ रही शुरू हैं। हुई थी। हमारे अपने फैमिली मेंबर्स में 2-3 लोगों को इस तरह कॉल है, भी आपके बेटे को पुलिस ले गई है, Yes. तो आप पहुंचे, इतने पैसे वो मांग रहे हैं, तो एकदम से आप फिर पैनिक कर पैनिक जाते होते हैं, पैसे दे देते हैं दे उनको। देते हैं। और बेटा थोड़ी देर बाद कहीं ना कहीं से आ रहा होता है, तो जाहिर है वो तो फेक कॉल होती है। तो हम जरा थोड़ा सब्र करें, एक तो परेशान जल्दी हो जाते हैं लोग, सब्र करें, कंफर्म करें कि जो वो बात कर रहा है उसकी तस्दीक ज़रूरी है, सुन के आपको रिएक्ट नहीं करना, यू हैव टू वेरीफाइड कि दिस इन्फॉर्मेशन इज ट्रू और नॉट। मेरे कॉमन सेंस से 90% आप बच जाते हैं। उनको जल्दी होती है, वो फ़ौरन आपको प्रेशराइज करते हैं कि पैसे दे, वो प्रेशराइज कर रहे होते हैं, वो आपको टाइम नहीं देना चाहते। बिल्कुल ऐसे यू हैव टू टेक अ टाइम, ठीक है, कि जी आपको टाइम लेना है और अपने कॉमन सेंस से इस मसले को हल करना है। सही। ये जो व्हाट्सएप पे हम वॉइस नोट भेजते हैं, वीडियो कॉल्स करते हैं, इवन कॉल्स करते हैं, ये व्हाट्सएप की कॉल्स, वॉइस नोट और वीडियो कॉल सेफ हैं कि ये भी जो है इनकी भी कहीं ना कहीं आपको निशानात या रिकॉर्डिंग्स निकल आती हैं? व्हाट्सअप ने डाटा एंड टू एंड इनक्रिप्ट किया हुआ है, दैट इज़ वेरी सेव्ड, उसका डाटा लीक नहीं होता। मास वाई आप खुद ना करें। देखिए आपने मुझे एक वॉइस नोट अपने दोस्त को दिया, उसने ऐसा करके मुझे भी दे दिया कि जी मेरी ना यूसुफ से बात हुई है, तो मैसेज लोग कर देते हैं ना फॉरवर्डिंग मैसेज, पहले तो अच्छी आदत नहीं है। अब मुझे वॉइस नोट आया है, मुझे एज इट फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए उसको, क्योंकि वो प्राइवेसी के एक्ट के खिलाफ है, लेकिन हम कर देते हैं टाइम बचाने के लिए। अच्छा यार उसका मैसेज सुन लेना। अब हमें करते करते वो कहाँ पहुँचता है आपको नहीं पता, वहाँ वॉइस क्लोनिंग हो जाए, कुछ मसला आ जाए, तो कोशिश करनी चाहिए किसी का व्हाट्सएप मैसेज आप ज़रूरी हद तक कोशिश करें टेक्स्ट करें, आप खुद कोशिश करें। अगर टेक्स्ट नहीं कर सकते तो वॉइस, फिर जिसको देखो कहेंगे भाई ये वॉइस फॉरवर्डिंग एटलीस्ट ना हो, तो दैट इज़ यहाँ पे थोड़े से हमें चीज़ करनी चाहिए, एथिकल होना चाहिए सब लोगों को, रूल्स बनाने चाहिए। ये जो वीडियो कॉल्स की जाती हैं, कॉल्स की जाती हैं, 100% सेफ है? इनका डाटा निकाला जा सकता है जैसे हम बाकी कॉल्स का डाटा निकालें? व्हाट्सएप पे नहीं निकलता, एंड टू एंड इंक्रिप्शन लगी हुई है, दैट इज सेव्ड। दरमियान में हैकर उसको, उस रास्ते के दरमियान वो आपको हैक नहीं कर सकता। सही। आप और मेरे दरमियान तीसरा थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगा। चैट निकल सकती है व्हाट्सएप की? व्हाट्सएप की चैट किसी हद तक निकल सकते हैं, लेकिन वो बहुत डीप हैकिंग, मैच्योर हैकिंग करते हैं, वो एक स्टेज होता है जहाँ पे वो निकाल लेते हैं। लेकिन अगेन 90% व्हाट्सएप इज सेफ अनलेस यू शेयर बाय योरसेल्फ। आप वो चाबी किसी को खुद ना दें, वो लॉक नहीं खुलता। ऐसा भी होता है कि आपको आप ही के नंबर से कॉल आ रही होती है,
आप ही के नंबर से व्हाट्सएप आ रहा होता है, लोग आपसे बातचीत करके वो आपको बता रहे होते हैं कि जी ये उनका नंबर है, ऐसी सूरत में क्या होता है? जी वो आप हैक हो चुके होते हैं उस वक्त तक, ज़ाहिर अच्छा। है वो आप हैक हो चुके। तो हैक होने के बाद करना क्या चाहिए? एक तो लोग पैनिक हो जाते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी डिवाइसेस से सब चीज़ लॉग आउट करें, सारी एप्लीकेशन से, और पासवर्ड फ़ौरन बदल दें, ताकि हैकर जो कनेक्टिविटी बना रहा है वो डिस्टर्ब हो जाए। अगर वो भी नहीं कर सकते तो फिर आप फ़ौरन अपने बैंक्स, अगर वो बैंक्स हैं उनको इत्तला करें। अब अच्छा बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने, NCC है जिसमें साइबर क्राइम आपकी इन्वेस्टिगेशन बनी है, उसका हेल्प नंबर है 1977 है शायद, तो ये 1799 है। वो आपसे कॉल करके उनको बताएं, अपने अकाउंट फ़ौरन आप बंद करा दें, डिवाइस को रीस्टार्ट कर दें अपनी को, इंटरनेट से डिस्कनेक्ट हो जाएं फौरी तौर के ऊपर, ठीक है। और ज़रूरत पर जो डाटा को फॉर्मेट भी कर लें अपना, ताकि आप अगर उसने कोई वॉर्मवेयर या स्पाईवेयर छोड़ दिया है, आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया आपने गलती से, तो वो तो बार बार जनरेट होती जाएगी जब तक आपका वो फॉर्मेट नहीं कर लेते आप। सही। तो वो आपके नंबर, आपका डाटा फॉरवर्ड कर रहे हैं। अब ऐसे स्पाईवेयर है, आप जो कुछ लिखेंगी वो रिमोटली स्क्रीन, जैसे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो गई उस हैकर पे जा रहा होता है। सही। वो देख रहा होता है कि अब है ना क्या पासवर्ड लगा रही है ना यूसुफ, कहाँ कहाँ जा रही है, किससे बात कर रही है, वो कहता आपकी लाइव जैसे CCTV कवरेज देख रहा होता है। यानी बेहतर यही है कि फौरी तौर पर लॉग आउट करके लॉग आउट कर दें, डिवाइस का इंटरनेट वो खत्म कर दें, क्योंकि वो वाहिद इंटरनेट जरूरी है उसके लिए। आप इंटरनेट बंद करेंगे उसका रास्ता, आपने वो रोड ही बंद कर दिया ना जिस रोड में वो आ रहा था आपके साथ। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपको करना है। ये हम कहीं पे भी जाते हैं, जगह जगह अपना वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं, खतरनाक है। ज़बरदस्त। पब्लिक वाईफाई इस्तेमाल करना किसी हद तक खतरनाक बन जाता है। देखिए आप कैफ़े में जाएं, एयरपोर्ट्स पे जाएं, हम रिश्तेदारों के घर जाते हैं, एयरपोर्ट जाते हैं, बस स्टैंड पे ये सहूलियात मिल गई। जहाँ फ्री पासवर्ड है या सिंपल पासवर्ड वहाँ ना करें। नुकसान क्या होता है, वहाँ पे हैकर भी मौजूद होता है, वो भी उसी नेटवर्क का पार्ट बन जाता है। और मैंने केस मेरे पास आया था स्टडी करने के लिए, उस हैकर ने अपनी डिवाइस का हॉटस्पॉट या खोल के अपना वाईफाई जनरेट कर दिया उसी नाम से। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं कहूँगा जी C42 के नाम से, लोग कहेंगे जो आ रहे हैं C42 का इंटरनेट है, कनेक्ट, पासवर्ड था नहीं, वो मुझसे कनेक्ट हो गया, मैं एज अ हैकर हूँ। अब उनकी ट्रांसमिशन मेरे थ्रू, गेटवे के थ्रू जा रही है, आई कैन इंस्पेक्ट ईच पैकेट और डाटा मैं देख लूँगा, और मैं देख लूँगा कि क्या ट्रांजैक्शन तो कभी ना करें इजी पैसा, जायज़ कैश बैंक की किसी पब्लिक वाईफाई पे बैठ के। अच्छा। दैट इज वेरी डेंजरस, ये तो आपने करनी नहीं है। ठीक है। ठीक है, एटलीस्ट चलिए आप किसी को कॉल कर लेते हैं, वो ओके व्हाट्सअप कर लेते हैं, किसी हद तक वो सेव है, बट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑन पब्लिक वाईफाई इज द मोस्ट डेंजरस पार्ट। अच्छा, फिर तो मुझे लगता है सिर्फ पब्लिक वाईफाई की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये हम दफातर में बैठ के भी जो अपना पर्सनल ट्रांजैक्शन वगैरह कर रहे हैं, यहाँ पे भी एक वाईफाई यूज़ हो रहा है, फिर हम रिश्तेदारों के घर, वहाँ पर भी फिर ये इसके खतरात मौजूद हो सकते ज़्यादा हैं। जब ओपन पब्लिक है, ये तो आपका कंट्रोल है, ज़ाहिर है यहाँ पे इंटरनेट लगा होगा उसका कंट्रोल है। जैसे होते हैं ना कैफ़ेज़, बहुत ज़्यादा कैफ़ेज़ में डाले जाते हैं, वहाँ ओपन होता है। आप खाना खाने जाते हैं तो वहाँ ओपन है, उन्होंने सिक्योरिटी लगाई नहीं होती, उन्होंने सबको ओपन करके देना इंटरनेट। यहाँ तो एटलीस्ट आपका एक पासवर्ड होगा, यूज़र होगा, डाटा के लिए कोई ना कोई आपने फायरवॉल लगाया होगा एटलीस्ट है। लेकिन ये जो ओपन है, जैसे एयरपोर्ट्स हैं, उन्होंने सबके लिए ओपन किया होता है हर चीज़, दैट्स नॉट सेफ। ATM कार्ड सब लोग यूज़ करते हैं, और आजकल ट्रेंड है जी आपने ATM कार्ड दिया, आप चले गए, अच्छा जी अब बिल कर लें, ये कर लें, वो कर लें, तो ये ATM कार्ड देके इधर उधर हो जाना खतरे का बाइस है। जी जी बिल्कुल। ATM देखिए, एक तो जब ATM और ट्रांसफर जल्दी में होते हैं, आपको पता नहीं अमाउंट कितनी ट्रांसफर हो रही है, और ये इससे बात आती है जो आपका QR स्कैन है, क्विक रिस्पॉन्स स्कैन कोड है, वो बहुत डेंजरस है। हर आजकल देखें शॉपकीपर ने, दुकानदार ने वो लगाया हो कि आप स्कैन कर लें। जी ऐसे ही है। अगर वो रिप्लेस हो जाए या हैकर उसको जज कर ले या वहाँ पे एक ऐसा गलत कोड लगा दे खुद, तो आपकी अमाउंट जो है ज़्यादा अमाउंट डिडेट होकर चली जाए। आपने तो स्कैन करके और आपको दे देना। आप जल्दी में होते हैं, शॉपिंग मार्केट में तो आप बहुत जल्दी में होते हैं, पैनिक होते हैं। तो जब कोई QR स्कैन कोड आपको दे तो करें कि उस पर जो नेम लिखा हुआ है जिसको आप दे रहे हैं वो कितनी है, उसकी अमाउंट कितनी है, ये मेक श्योर करें कि आप राइट पर्सन राइट को दे रहे हैं। जल्दी में बस आप नाम भी नहीं पढ़ते, डिटेल भी नहीं पढ़ते और पिन कोड दे देते हैं, दैट्स वेरी डेंजरस। सही, हम तो हर जगह जाके होटल में जा रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, किसी ग्रोसरी शॉप पे जा रहे हैं, तो ये आम प्रैक्टिस है। सो इन तमाम बातों से हम अंदाज़ा ये कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी अपनी गलतियाँ होती हैं जो कि हैकर्स के लिए फेवरेबल होती हैं, और फिर आप हैक हो जाते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जब तक आप खुद कोई गलती नहीं कर रहे, हैकिंग आपके लिए जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकती है। कहीं ना कहीं आपकी अपनी गलती जो है वो हैकिंग के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो आम हो जाती है। सो वो तमाम चीज़ें जो कि हमने आज के प्रोग्राम में डिस्कस की हैं, ज़रूर एक दफ़ा चेक करें। और अब अगर आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं या फिर सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म, तो अपने पासवर्ड जो है वो टाइम टू टाइम चेंज भी करते रहें, और उनको जितना पर्सनल रख सकते हैं रखें, आप हैकिंग से महफूज रह सकते हैं। थैंक यू सो मच इम्तियाज़ साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।